नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हर रात की तरह हम आज भी आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी आधारित है एक डेथ मिस्ट्री पर। आज से 25 साल पहले ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि सीबीआई ने भी सुसाइड बताकर बंद कर दिया था। आज की स्टोरी में पेश है उसी शिल्पी और गौतम की डेथ मिस्ट्री। बिहार की ये 25 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री है जिसने बिहार में उस समय के जंगल राज होने के सारे सबूत एक साथ दे दिए थे। इस हत्याकांड के तार तब के सीएम के साथ सीधे जुड़ रहे थे। तब बिहार में राबड़ी देवी सत्ता की कुर्सी पर आसीन थी। उनके भाई और दबंग नेता साधु यादव का नाम इस केस के साथ सीधा जुड़ रहा था। इस पर राजनीतिक खेल कितना खतरनाक था कि उस समय शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के पहले ही पुलिस ने इसे सुसाइड करार दे दिया। इसके बाद 4.5 साल बीत जाने के बाद सीबीआई भी इसी नतीजे पर पहुंची कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला था। बात 1999 की है। बिहार में तब राजद की सरकार थी और सीएम की कुर्सी पर तब राबड़ी देवी संभाल रही थी। ऐसे में पटना का एक एनआरआई परिवार का लड़का गौतम सिंह जानता था कि अगर बिहार में नेता बनना है तो साधु यादव के सहारे ही राजनीति में एंट्री मिल सकती है। गौतम सिंह एनआरआई डॉक्टर बीएन सिंह का बेटा था। स्मार्ट, हैंडसम और पॉलिटिकल एम्बिशियस रखने वाला। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले साधु यादव का करीबी था और उन दिनों साधु यादव के बड़े जलवे थे। गौतम की दोस्ती पटना के एक बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल जैन की बेटी शिल्पी जैन से थी। वह पटना के विमेंस कॉलेज की छात्रा थी। उम्र केवल 23 साल, बेहद खूबसूरत, मिस पटना का खिताब तक जीत चुकी थी। वह 3 जुलाई 1999 को कंप्यूटर क्लास के लिए अपने इंस्टीट्यूट रिक्शे से जा रही थी। रास्ते में उन्हें गौतम का एक दोस्त मिला जो उनसे गाड़ी से छोड़ देने की बात कहता है। वह रिक्शे से उतरकर उस शख्स के साथ कार में बैठ जाती हैं। इसके बाद उस शख्स ने कहा कि वह उसे गेस्ट हाउस ले जा रहा है जहां पर गौतम था। वह गाड़ी लेकर वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचता है। जैसे ही गौतम को यह सूचना मिलती है वह भी वाल्मी गेस्ट हाउस के लिए निकल जाता है, क्योंकि गौतम को भली भांति उस गेस्ट हाउस में पता था कि वह सरकारी गेस्ट हाउस जिसकी पहचान तब के अय्याशी के अड्डे के तौर पर थी। वहां वह अक्सर नेताओं और बड़े अधिकारियों की रंगीन पार्टीज में जा चुका था। शिल्पी के पिता इधर बेटी के देर तक घर वापस नहीं आने पर पुलिस के पास पहुंचते हैं। इसके बाद 3 जुलाई की रात 9 बजे एक खबर आती है जिससे हड़कंप मच जाता है। गांधी मैदान के पास वरीय पुलिस अधीक्षक की कॉलोनियल शैली में बनी कोठी के पीछे गैरेज में 2 लाशें मिलती हैं। यहां से थाना बहुत दूर नहीं था, इसलिए पुलिस जल्दी पहुंच गई। वहां गैरेज में वही सफेद ज़ेन कार उन्हें मिलती है जिसमें गौतम और शिल्पी की लाश पड़ी थी। गौतम ने केवल पैंट पहन रखी थी और शिल्पी के शरीर पर उसकी टी शर्ट थी। इसी बीच साधु यादव भी वहां अपने तमाम समर्थकों के साथ आ जाते हैं। इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया। इनमें एक यह भी था कि बंद गैरेज के अंदर गाड़ी है और उसमें लाशें हैं। इसकी सूचना पुलिस को किसने दी? पुलिस के पहुंचने के आधे घंटे के अंदर ही साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां कैसे पहुंच गए? यह भी राज है कि साधु यादव को यह सूचना किसने दी। ये लाशें गौतम की सफेद मारुति ज़ेन कार में थी। गौतम के परिजन विदेश में थे, इसलिए कोई आया नहीं। पुलिस ने हैरत अंगेज फुर्ती दिखाते हुए रात को ही दोनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले और बिना फॉरेंसिक जांच के पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया, जबकि पहली नजर में ही लाशों को देखकर लग रहा था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। पुलिस ने एक और लापरवाही की। उसने उस गाड़ी को जिसमें शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी उसे खींच कर नहीं बल्कि ड्राइव करके ले गई। एक गाड़ी जिसमें लाशें मिली हों उसे ड्राइव करके ले जाने की वजह से गाड़ी से काफी फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं। वहीं रात में ही गौतम की लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जबकि उसके परिवार वाले पहुंच भी नहीं पाए थे। बाद में जब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई तो साफ हो गया कि पुलिस की थ्योरी गलत थी। उस रिपोर्ट से पता चला कि शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ था और 1 से अधिक लोगों ने किया था।
शिल्पी के शरीर से जो सीमेंट के दाग थे वे एक से अधिक लोगों के थे। शिल्पी और गौतम के बदन पर चोट और जूतों से पीटे जाने के निशान भी मिले थे। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। लोग इस मामले को सीधे सीधे साधु यादव से जोड़कर देखने लगे। मीडिया में भी खबरें आने लगी कि पुलिस ने बड़े राजनेता को बचाने के लिए इस मामले की लीपापोती कर दी है। विपक्ष भी हंगामा करने लगा। साफ साफ नहीं, लेकिन उनके निशाने पर तो साधु यादव ही थे। धरना प्रदर्शन भी होने लगे। राबड़ी देवी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा तो सरकार ने मजबूरी में सितंबर 1999 में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच में सीबीआई ने 4.5 साल का वक्त लिया। उस समय सीबीआई के अधिकारियों ने साधु यादव से उनका डीएनए सैंपल मांगा ताकि शिल्पी के डीएनए से उनका मिलान किया जा सके, लेकिन साधु यादव ने इससे इनकार कर दिया। बाद में सीबीआई ने अदालत में जो जांच रिपोर्ट सौंपी वह उससे बिल्कुल अलग नहीं थी जो बिहार पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के दी थी। सीबीआई ने लिखा था, यह मामला खुदकुशी का है, दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी, बलात्कार के मामले की पुष्टि नहीं हुई। जो सीमेंट का दाग बताया गया है वह पसीने का है जो लाशें उठाते वक्त लगा होगा। शिल्पी के घर वाले सीबीआई रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। शिल्पी के परिजन, खासकर उनका भाई प्रशांत जैन, इस मामले को फिर से अदालत में ले जाने की तैयारी करने लगा। अचानक एक दिन उसे उसके घर के नीचे से ही अपहृत कर लिया गया। उसका आवास कोतवाली थाने के बिल्कुल समीप ही था। पुलिस ने उसके अपहरण की पुष्टि तक की थी। इस घटना के 2 दिन बाद वह अचानक घर लौट आता है। उसके बाद वह बिल्कुल खामोश हो गया। प्रशांत ने अपनी बहन के लिए जो लड़ाई शुरू की थी उससे भी हाथ खींच लिया। इस तरह से शिल्पी और गौतम की मौत, जो मर्डर मिस्ट्री लग रही थी, वह पुलिस फाइलों में आत्महत्या के रूप में हमेशा के लिए दर्ज होकर दफन हो गई। धन्यवाद।